Hi everyone, I'm Dr. Tanuja and I'm currently working as a medical officer in Himachal Pradesh. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक अंजना और हम लोग बात करने वाले हैं 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एफएमजीई दिसंबर 2023। हाय डॉक्टर दीपक। हाय डॉक्टर तनुजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर दीपक, एज वी ऑल नो कि आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं एंड बहुत सारे लोग आपके एक्चुअली वीडियोस देख के ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, एज ऑफ आई नो, बिकॉज मैंने भी जब मतलब मेरा नहीं हुआ था तो आई हैव सीन योर वीडियो एंड अभी कितने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, एज यू नो, के बहुत ही कम रिजल्ट रहा है इस बार, 10% रिजल्ट रहा है एफएमजी हम्म। का। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, कुछ लोगों के तो 5 से ज्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं। तो मतलब मैं इतना और लोगों के बिहाफ पे सिर्फ इतना सा पूछ सकती हूँ कि अब इन 3 महीनों में क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे जब से रिजल्ट आया तब से मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पास हुए हैं तो उनके चलो थैंक यू मैसेज आ रहे हैं। बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स वैसे हैं जो फेल हो गए, या तो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट। अब सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि क्या करें। पहले जो कंटेंट फॉलो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। दो टाइप के लोग हैं कि एक तो उस टाइप के जिन्होंने अभी जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करे, जो भी डिग्री लेके आए हैं, तो चलो उनकी बात अलग है। एक लोग वो हैं जो ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम दिया है, पहले भी उनके 2-3 अटेम्प्ट लगे हुए हैं, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, जो भी वो अटेम्प्ट वाले लोग हैं। अब जो दो लोग, जिनमें से जो लोग वो हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि भाई आप कुछ मत करो। सबसे बेस्ट है कि आप, अगर आप अभी जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सो डोंट गो फॉर सेल्फ स्टडी। हाँ, अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में अगर मेजोरिटी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे हैं किसी भी ऑनलाइन ऐप से, हम यहाँ पे ना किसी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं ना हम किसी कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो बेस्ट है वही चीजें हम बोलना चाह रहे हैं। तो अगर आपने कॉलेज टाइम में अगर ऐप से पढ़ाई कंप्लीट करी हुई है, हाँ, कि आपने अगर 12-14 सब्जेक्ट कंप्लीट करे हुए हैं, रिवीजन करे हुए हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो इंडिया की। बट अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी हुई वहां पे, आप अब यहाँ के आप ये सोच लो कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन है और अब मैं तो इतना पढ़ लूंगा कि अब मैं ऐप से रोज 8-8 10-10 घंटे बैठ जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐप में जब आप पढ़ते हो तो आपके पास वीडियोस वहां पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप सोचोगे आज आप पढ़ने बैठोगे, आप सोचोगे चलो कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं हम चीजों को। और जब तक आपको पता हम्म। चलेगा, तो आप इतना टाइम वेस्ट कर चुके होंगे कि आपके 1-2 महीने निकल चुके होंगे, और फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो। कोचिंग का ये फायदा है कि आप फर्स्ट डे से, आपकी 12 घंटे क्लासेस होती है, 10 से 12 घंटे की, तो आप फर्स्ट डे से उतना मोटिवेट हो जाते हो कि आप फर्स्ट डे से आपकी 12 घंटे आप पढ़ने लग जाते हो। भले भले वो कितना भी हेक्टिक हो, कुछ भी हो, हेक्टिक तो ऑब्वियसली होगा। अगर आप 5-6 साल का सिलेबस अगर आपको 3 महीने में करना है, तो बिना हेक्टिक के तो कैसे ही हो पाएगा। तो उससे तो डरो ही मत कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट, वो तो सभी, आप अगर दिल्ली गौतम नगर में जाके देखोगे तो सब भी पढ़ते ही, तो वो वाला इशू है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है, तो सबसे बेटर है कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, ताकि उस हिसाब से प्रिपरेशन, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको किसी प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उनको अच्छे से फॉलो करो, उन पे ट्रस्ट करो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। किसी भी कोचिंग में सारे टीचर अच्छे नहीं होते, तो हमको बस ये कि जो भी ज्वाइन आई करो फिर एग्री। उस पर 100% ट्रस्ट करो। फिर बोले वो टीचर अच्छा है नहीं है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कोई सब्जेक्ट हमको सोचता है कि समझना है, भाई हमको कोई सारे सब्जेक्ट में पीजी नहीं करनी है, हमको सिर्फ एफएमजी पास करना है, 150 लाना है। तो 2 4 5 सब्जेक्ट नहीं भी हम्म। समझ आते तो कोई बात नहीं, क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, रट्टा मारो और आगे बढ़ो, खत्म। बस सब सिंपल सी चीज है। मेडिकल लाइन है, इसमें रट्टा ही मारना है ज्यादातर चीजों में। समझने का 20-30% ही होता है, ज्यादातर चीजें याद ही हम्म। करना है आपको। जब क्या ही, राइट। अब कोई ड्रग के नाम है तो उसमें क्या ही समझ लोगे, उसमें रट्टा तो मारना ही है उसको आपको। मेन तो सिम्टम है, तो क्या करके कितना ही समझ लोगे, याद तो करना ही ना एट द एंड आपको वो चीजें। तो उस वे में तो वो चीजें हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने कॉलेज के टाइम में अच्छे से चीजें कर रखी है, तो फिर आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके हिसाब से आप 3 मंथ का प्लान अपना खुद का बना सकते हो कि भाई आप जो है, अगर आपने ऑलरेडी कर रखी चीजें, तो आप 3 मंथ में, मतलब 90 डेज अगर हम मान के चलें, तो आप एटलीस्ट कोशिश करो कि 50 डेज में आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाए। और बाद के जो 45 to 50 डेज जितने भी दिन बचेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट भी क्लियर आई आई नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर 45 डेज भी बचते हैं, तो 45 डेज में आप एटलीस्ट 2 रिवीजन तो सारे सब्जेक्ट का कर ही सकते हो। इतना तो आप ट्राई कर ही सकते राइट। हो। ये चीज होती है। अब और तो ऐसे कुछ। आपने, सॉरी, हाँ हाँ, बोलो। तो आपने अभी बोला कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? तो हम्म। आप उनको एडवाइस करोगे कि कोचिंग ज्वाइन करें रादर देन हम्म। सेल्फ स्टडी से, क्योंकि हम्म। डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन, क्योंकि आप कॉलेज में इतने मजे मारे हो, इतने मजे मस्ती करी हुई होती है। अब यहाँ के ऐसा तो होता नहीं ना कि आदमी एक दिन में आके संत बन जाएगा, पॉसिबल नहीं होता वो चीज। तो बेटर है कि हम्म। सेल्फ स्टडी ही की जाए, ज्यादा बेटर ऑप्शन, मतलब कोचिंग की जाए, वो ठीक ज्यादा है। बेटर ऑप्शन है।
ये है उन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फर्स्ट जिन्होंने अभी अटेम्प्ट है स्टार्ट और करना इन्होंने कॉलेज में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं उन लोगों ने। ओके, ठीक है। हम्म। और दूसरे आपने कहा कि जो ऑलरेडी कर रहे थे इतने टाइम से और जिनका अब या तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, बट आप उन लोगों के लिए क्या एडवाइस करेंगे जो लोग बहुत ही टाइम से स्टक हैं? जैसे आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनका 147, 148, 145 ऐसे पे ही स्टक हो रहा है। तो देर इज समथिंग कि जो लोगों को चेंज करने की जरूरत है, रादर देन ये सोचना कि मेरा यही फाइनल था, 100% मैं दे रहा हूँ अपना और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। जैसे जैसे ये थॉट आ जाता है अपने दिमाग में कि यार बस इतना ही कर सकता था, अब इससे ज्यादा क्या करूं, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? मेनली जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज ही उन्हीं के लिए होता है जिनके 138 139 से लेके 149 तक होता है। हम्म। क्योंकि पहली बात तो रिजल्ट हम्म। एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिजल्ट आया है, वो 15-20 दिन हम्म। महीना भर उनको उसी फेज में चलता है कि यार हम कैसे फेल हो गए, हम कैसे फेल हो गए। तो वो अपने, ये सबसे कीमती राइट। टाइम है ना एग्जाम के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में अगर एग्जाम है तो नवंबर में तो सब पढ़ेंगे, बट मैटर ये करेगा कि अभी अगस्त और सितंबर में कौन पढ़ रहा है। आप अभी कितना कम टाइम राइट। वेस्ट कर रहे हो, अभी कितना जल्दी आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन। तो सबसे पहले चीज तो हम्म। जितने भी अटेम्प्ट लगे तो जितना जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट करके प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करे उतना अच्छा है। उसके बाद उनको उनके हम्म। मटेरियल को रिव्यू करना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले हम्म। 3-3 4-4 साल पुराना मटेरियल लेके बैठे हुए हैं। अब 3-4 साल पहले का एग्जाम पैटर्न और अब के एग्जाम पैटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। बट अब बात यह है कि हम्म। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 3 महीने में कोई इतना पॉसिबल भी नहीं कि सब कुछ ही चेंज हो जाए। मैं 3 राइट। साल जो भी ऐसे लोग हैं जो पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं और उस सेम स्कोर में अटक रहे हैं, और अगर वो फाइनेंशियली वेल कैपेबल हैं तो वो कोई कोचिंग हम्म। ज्वाइन कर ले तो बेटर ऑप्शन होता है। बट क्योंकि अगर किसी के 4-5 अटेम्प्ट हो जाते हैं तब फैमिली सपोर्ट इतना नहीं बचता है उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली वी राइट। कांट एक्सपेक्ट कि 50-60 हजार वो कोचिंग कोचिंग में दे और वो चीजें करें। तो आप ये कर सकते हो फिर नहीं। उसकी जगह पे कि आप आपके जो 19 सब्जेक्ट है आप उनको सारे नोट्स रखो सामने और आप देखो कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपने पिछले एग्जाम से जस्ट पहले कोई ग्रैंड टेस्ट वगैरह दिया होगा कि आपने जो हम्म। एग्जाम था जुलाई वाले मंथ में, तो आपने जुलाई मंथ में कोई तो ग्रैंड टेस्ट दिया होगा। उस ग्रैंड टेस्ट का हम्म। एनालिसिस करो अब कि आपके उस टाइम पे किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, किस में स्कोर आपका बहुत बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा था। तो उन सब्जेक्ट में आप चेंज हम्म। करो। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊंगा कि पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी और फोरेंसिक, ये 5 सब्जेक्ट को हमेशा मैं प्रायोरिटी पर रखता हूँ। क्योंकि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये 5 सब्जेक्ट 150 मार्क्स के हैं। बाकी सारे ओके। 14 सब्जेक्ट मिला के 150 है। और ये पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, फोरेंसिक के 5 सब्जेक्ट 150 के हैं। और ये वो 5 सब्जेक्ट है जो इजी है। आप पीएसएम अच्छे से पढ़ोगे आप राइट। स्कोर कर सकते हो, आप ओबीजी अच्छे से पढ़ोगे स्कोर कर सकते हो। आप मेडिसिन कितना भी पढ़ लो, राइट। पेथो कितना भी पढ़ लो, एनाटोमी कितना भी पढ़ लो, माइक्रो कितना भी पढ़ लो, आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते उसमें। तो उसमें इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है? मतलब हमको कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, बट आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट हम्म। होनी चाहिए कि हम किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप उन कौन सा 150 ज्यादा मार्क्स, स्कोरिंग है? हाँ, और आप उस 150 से आप कोशिश करो कि उसमें आपके कम से कम 120 मार्क्स आए, 110 to 120। अगर आप उस राइट। 150 में से 110 120 अगर ले आते हैं तो फिर 30-40 नंबर तो आराम से बाकी 14 सब्जेक्ट से आ जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं फिर तो लाना। मेन वो है, लोग क्या है हम्म। 19 सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं कि 19 सब्जेक्ट को अच्छा करना है हमको। तो आप वो रिव्यू कर लो कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं, और उसमें से 4-5 सब्जेक्ट का सोर्स आप चेंज कर लो जो मेन मेन है उसका। ऑब्वियसली सारे 19 का नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है वो चीज, क्योंकि सारे 19 का करने जाएंगे तो फिर से सेम चीज रिपीट हो जाएगी। बट 4-5 का तो करो कम से कम, जो एटलीस्ट 150 मार्क के सब्जेक्ट का तो कर लो चेंज, ताकि फटाफट चीजें हम्म। हो जाए। और मेन वीडियोस पे जाने के बजाय मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे मेन वीडियोस पे किसी भी पे जाए, बेटर है कि रैपिड रिवीजन पे ही जाए। क्योंकि मेन वीडियो से अगर वो करने जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट करने में 50-60 दिन लग जाएंगे। टोटल टाइम ही कंप्लीट करने का पचास राइट। साठ 50 दिन में तो सिलेबस खत्म करना है। तो कैसे भी करके 3-4 दिन बड़े सब्जेक्ट के लिए, 4-4 दिन छोटे सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन, इस टाइप से उनको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उनकी फर्स्ट रीडिंग 40 to 50 डेज में खत्म हो। तो उस हिसाब से वो प्लान करें, वो देखें कि कहाँ कमियां रह रही है। डॉक्टर दीपक, मुझे किसी ने पूछा था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस से देख के नोट्स पढ़ लिए हैं, क्या उनको दोबारा से वीडियोस पे जाना चाहिए, बी इट रैपिड रिवीजन जो भी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना चाहिए? आई थिंक इसका आंसर आप ज्यादा बेटर वे में दे पाओगे, क्योंकि आपने भी 1-2 अटेम्प्ट देखे हैं। तो उसमें आपके साथ भी ये चीजें हुई थी, आपने क्या चीजें करी थी उस टाइम? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती फर्स्ट अटेम्प्ट में ये थी कि मैंने हर बार नई चीज पढ़ने की कोशिश की कि ये भी पढ़ लूंगी, ये भी पढ़ लूंगी, ये भी पढ़ लूंगी, और रिटेन करना मुश्किल हो गया था।
मैंने हम्म। सबसे मुझे ऐसा लगता है अपने ग्रुप में सबसे कम एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए थे, मतलब डेली बेसिस पे मैं सबसे कम एमसीक्यू सॉल्व करती थी। और मैं पढ़ती बहुत ज्यादा थी, मेरी सिटिंग बहुत ज्यादा थी, मैं नोट्स बहुत बनाती थी, बट द प्रॉब्लम वाज रिवीजन। मैंने बहुत ही कम रिवीजन किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड सेकंड टाइम पे मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि जितना ज्यादा पढ़ूंगी वो मैटर नहीं करता है। मैं इसीलिए अपने जूनियर्स को भी यही बोलती हूँ कि जितना ज्यादा पढ़ोगे वो मैटर नहीं करता है, तुम कितना रिटेन कर पा रहे हो इन दी एंड। सब ये तो जैनाब मैम भी ये चीज बोलते हैं, अगर मैं उनका नाम मेंशन कर सकती हूँ तो। मैम भी यही बोलते हैं कि आंसर तो आपके सामने ही है ना, कोई दिमाग से निकालना तो नहीं है कि कुछ सोच के आप वो कर रहे हो, थ्योरेटिकल एग्जाम तो नहीं है, आंसर सामने है, आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है। सो उस एलिमिनेशन के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसे जिसने मुझसे ये चीज पूछी थी कि वीडियोस पे जाऊं अब या फिर नोट्स को रिवाइज करूं, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ अब अपने नोट्स को रिवाइज करो रादर देन गोइंग फॉर वीडियोस। क्योंकि वीडियोस टाइम भी में नहीं है जो वीडियो जैसे देखने का। एक पेज जो अगर मैं, पूरे 6 मंथ हाँ, होते तो फिर भी एक एक बार पेज जो सोच मैं सकते थे। 3 मिनट में कर सकती हूँ, हाँ। वो एक पेज में 15 मिनट क्यों लगाऊं, राइट? तो यस। मेरी तरफ से तो यही एडवाइस रहेगी। यही है, यही मेन जरूरी, क्योंकि अब टाइम भी उतना नहीं है कि आप मेन वीडियोस कर पाओ। पहली बात तो किसी का एक या दो सब्जेक्ट क्या सोच सकते हो कि हाँ एक या दो सब्जेक्ट कोई मेन वीडियो से कर सकते हो, बट उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। हम्म। हम्म। तो डॉक्टर दीपक, एक चीज और थी कि आप मेडिसिन के लिए क्या आप बोलोगे कि मेडिसिन को कैसे रिवाइज किया जाए? क्योंकि इस बार जो देखा हम लोगों ने वो बहुत ही क्लिनिकली ओरिएंटेड एग्जाम था। इट वाज नॉट इजी, जितना भी लोगों से मेरी बात हुई है, एंड एवरीवन वाज सेइंग कि ये सारा का सारा मेडिसिन से कोरिलेटेड था। तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि कैसे इस चीज के लिए अपना स्ट्रेटेजी रखना चाहिए? देखो मेन बात यह है कि मेडिसिन आपको पास करवाए या ना करवाए, पर मेडिसिन ज्यादा पढ़ने पे फेल जरूर करवा देती है। तो हाँ, मेडिसिन ये पढ़ने आपने में, पहले भी ये चीज कही हाँ, थी। मेडिसिन में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी जब आपने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे दिया हम्म। है, तो आप फोकस उन सब्जेक्ट पे हम्म। करो जो आपके सब्जेक्ट अच्छे थे। तो पहले आप अभी हम्म। उनको ही रिवीजन करना है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम हुए 20-25 दिन हो गए, ऑलरेडी आप चीजें भूलने लग गए हो। तो जो सब्जेक्ट आपके अच्छे थे ना, पहले आप उनको उठाओ। जो आपको 2-4 सब्जेक्ट फिर से यस। नए से करने हैं, उनको भी रोक के रखो, क्योंकि वो तो आप पुश बाद में भी कर के लोगे। लिए। वो तो बाद में हो जाएगा, पर राइट। पहले आप अपने जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उन अच्छे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना स्टार्ट करो, पहले उनको रिवीजन कर लो। तब तक एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। 30-40, तीस हम्म। पैंतीस दिन में, 30-35 दिन हमको लगेंगे सब्जेक्ट खत्म करने में, तब तक एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम दिसंबर की जगह जनवरी में शिफ्ट हो जाती है, या फरवरी में, जब भी एग्जाम अगर शिफ्ट हो हम्म। जाती है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो राइट। फिर आप मेडिसिन के लिए सोच सकते हो, क्या मैं मारवा सर के रैपिड पे जाऊं, या मेन पे जाऊं, या किसी और टीचर के पास जाऊं। तो वो आप तब डिसाइड करो कि हम्म। एग्जाम डेट क्या आ रही है। अगर एग्जाम डेट दिसंबर ही है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपने अगर पहले जहां से भी कर रखी हो वहीं से उसको रिवाइज करो, बस खत्म बात, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और हम्म। अगर आपने नहीं कर रखी है, और आपको आप देख लो कि आपको बाकी सब्जेक्ट खत्म कब हो रहे हैं आपके, अगर आपको 50 डेज से ऊपर मिल रहे हैं रिवीजन के लिए, और उसमें से आप 2-4-5 दिन तब अगर निकाल सकते हो, तब आप रैपिड रिवीजन से मेडिसिन कर लो। अगर नहीं, आप अगर 50 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि आपके लास्ट 50 डेज एग्जाम में बचे और आपका फर्स्ट रीडिंग ही खत्म हुआ है और मेडिसिन बच रहा है, तो बेटर है कि फिर मेडिसिन छोड़ दो। बेटर है कि फिजियो पे तो फार्मा पे फोकस कर लो, ओके। ताकि उतने क्वेश्चन आपके मेडिसिन के भी हो जाएंगे उससे। आप ये सोचो कि मेडिसिन को हम्म। आप 10-15 दिन उस टाइम पे देके बैठोगे जब लास्ट 50 डेज बच रहे हैं, जहां पे आपको 15 दिन, हम्म। मतलब आप सारे 18 सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन कर सकते हो आप उस टाइम पे, और आप उतना टाइम सिर्फ हम्म। मेडिसिन में दे दोगे, तो उसका कोई इतना सेंस नहीं है। तो बेटर है कि जो प्रायोरिटी हम्म। सब्जेक्ट है उन पे फोकस करो, या जो कोई अगर जहां से भी आपने पढ़ रखा है उसी पे फोकस कर लो। मेडिसिन ये मत बोलो कि मेडिसिन की वजह से फेल हुआ। कोई इंसान मेडिसिन की वजह से फेल नहीं होता है। आपने आपके इजी सब्जेक्ट में राइट। कितना स्कोर करा, आपने पीएसएम में कम स्कोर करा, आपने ओबीजी में कम स्कोर करा, आपने सर्जरी में कम स्कोर करा, हम्म। आपने ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। अब आप ऐसे सब्जेक्ट से, हम्म। आप ये सोच रहे हो कि पीएसएम ओबीजी से आपके अगर स्कोर बन रहा है 50%, 60%, और आप उसमें खुश हो रहे हो, आपको उसमें खुश नहीं होना है ना। आपको इन 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपका स्कोर 70-80% से अबव होना चाहिए। तभी आप दूसरे ओके। सब्जेक्ट का मैनेज कर पाओगे जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं। एनाटॉमी आप कितना भी पढ़ लो, बायोकेम पढ़ लो, फिजियो पढ़ लो, कितना भी पढ़ लोगे, ज्यादा स्कोर हम नहीं कर सकते उसको। तो इसीलिए एनआर हम्म। फिजियो के पीछे भी ज्यादा मत भागो। आप एनआर फिजियो आपको उतनी आनी चाहिए ताकि आपको बेसिक बॉडी के बारे में पता हो कि कैसे बॉडी फंक्शन करती है, हम्म। बॉडी की एनाटोमी क्या है, क्या कहाँ हम्म। पे क्या चीजें हैं। भले उससे क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि हम्म। हाँ ये चीजें यहाँ पे हमको वो सब्जेक्ट पास नहीं करवाएंगे, हमको पास की मेन सब्जेक्ट पास करवाएंगे, तो हम उस पर फोकस करें।
और फिर आपके पास एक बार आप फर्स्ट रीडिंग कर लो तो मेडिसिन को लास्ट में रखो। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो आप फिर मेडिसिन को जहां से हम्म। आपको करना है, पर मेन से तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ये सोच लो, बहुत सारे क्या करते हैं, हाँ अटेम्प्ट तो जैसे लगता है तो सोचते हैं कि मैं मेडिसिन वजह से फेल हुआ, अब तो मैं मेन मेडिसिन से मेन से करूंगा, और वो स्टार्ट ही अब अटेम्प्ट के बाद हम्म। मेडिसिन से करेंगे, और वो 15-20 दिन मेडिसिन में खराब कर देंगे। हम्म। अब ऑब्वियसली उसके बाद रिवीजन के लिए टाइम हम्म। तो बचेगा ही नहीं बाद में। राइट। और बस रिटेन भी नहीं हो रहा है इन द पॉसिबल ही एंड, नहीं वो इट इज तो। ऑल अबाउट रिटेंशन कि आप कितना याद रख पा रहे हो। यस। और आप क्या एडवाइस करोगे कि एक दिन में कितने एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज, कोई भी क्यू बैंक कर रहे हैं अगर, तो आई थिंक मिनिमम अगर अभी स्टार्ट करना है, जैसे हम्म अभी ऐसा हो गया है कि अभी रिजल्ट आया एंड वी ऑल आर कि यार मतलब क्या हो गया, ये वही बात है ना कि एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर मुझे अब पुश करना है अपनी प्रिपरेशन को, तो मिनिमम मुझे कितने एमसीक्यूज करने चाहिए पर डे के हिसाब से? आई थिंक ऐसे कोई मिनिमम नंबर तो कुछ नहीं होता। आई थिंक जो फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं उनको बहुत टाइम नहीं मिलता एमसीक्यू सोल्व करने के लिए, और वो ज्यादा एमसीक्यू सोल्व हम्म। कर भी नहीं पाते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो फर्स्ट रीडिंग कोचिंग से पढ़ रहे हैं, 10 घंटे क्लासेस लग रही है, फिर 2-3 घंटे वो नोट्स हम्म। रिवाइज करते, तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा उनको एमसीक्यू के लिए मिलता है। और मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने हम्म। बहुत कम एमसीक्यू सोल्व करा है। तो इतना उससे नहीं हम्म। है कि वो कोई बहुत एमसीक्यू करना ही एक वो प्रायोरिटी है। हाँ, आप पीवाईक्यू पे फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मान हम्म। के चलो कि पिछले 3 साल के एफएमजी क्वेश्चन टारगेट करो, प्लस 3 साल के नीट पीजी क्वेश्चन टारगेट करो। तो 3 साल के हम्म। एफएमजी के क्वेश्चन मतलब अराउंड आपके हो जाएंगे 6 पेपर, तो 1800 क्वेश्चन, और 3 साल के नीट पीजी के 600 क्वेश्चन, तो लगभग आपके 2400 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ये टोटल पीवाईक्यूज की अगर हम बात करें तो। इन 2400 क्वेश्चन को आप 50 दिन में डिवाइड कर दो, कि आपको भी पर डे लगभग अराउंड 40-42 क्वेश्चन के मेरे हिसाब से, जितनी गणित इतनी वीक तो नहीं है वैसे मेरी, 40 के आसपास क्वेश्चन आना चाहिए पर डे। हाँ हाँ। तो हाँ मतलब अराउंड 40-50 क्वेश्चंस हाँ 48 के पर डे आसपास, के मतलब हिसाब से। 40-50 क्वेश्चन आपके आएंगे। पर उसमें ये है कि आप 50 क्वेश्चन पर डे पीवाईक्यू कर रहे हो, तो उसमें फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए। इवन क्वेश्चन अगर सही भी हो रहा है तो भी राइट। सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सही तो तुक्के राइट। से भी हो राइट। सकता है। वो हाँ। आप तुक्के से हो गया और आपका सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन सबका पढ़ना है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, खासकर ये वो लोग जो जो 140 to 149 में अटक रहे हैं, वो लोग ये चीज करें कि भाई पीवाईक्यू को इन 50 डेज में जो आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, तो आपका सिलेबस भी एक बार खत्म होना चाहिए, साथ में पीवाईक्यू भी एक बार अच्छे से खत्म होना चाहिए विद सॉल्यूशन, जो सारा सही हुआ गलत हो सबके सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ो। और जब आप रोज 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, आप सोल्व कर रहे हो, तो आप एक छोटी कॉपी साथ में रखो बनाने के लिए। उस छोटी कॉपी में आप हम्म। 50 में से एटलीस्ट कोशिश करो कि 15 से 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप उसमें लिख लो, और उसका राइट। नेक्स्ट डे जब भी आप उठो तो मॉर्निंग में एक बार उसको फटाक से रिवाइज कर लो। रिवाइज। तो पंद्रह हम्म। बीस क्वेश्चन भी अगर आप पर डे, मतलब 15-20 टॉपिक हो जाएंगे आपके, और हम्म। आपने 15-20 टॉपिक भी रोज के लिखे हैं, तो 50 दिन में आप देखो कि आप कितने टॉपिक कर रहे हो। मतलब 15 भी आप पर डे कर रहे हो तो 10 दिन में 150 टॉपिक होते हैं। तो लगभग आपके राइट। 500 से ऊपर टॉपिक आपके उस कॉपी में आ जाएंगे, और वो आप डेली हर हर नेक्स्ट डे आप इसको रिवाइज कर रहे हो, और वीक में एक बार उस कॉपी को जरूर रिवाइज करो। 50 दिन हम्म। में तो आपका ये खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास प्रेप लीडर है, ऑप्शन है, किसी फ्रेंड के आपके पास नहीं है, अगर आपके फ्रेंड के पास किसी के पास है, तो उसमें स्नैपशॉट है। लोग स्नैपशॉट को हम्म। सीरियस नहीं लेते हैं, मतलब मेरे नॉन लोग सीरियस नहीं लेते, मैं इतनी बार मैं उनको बोल चुका हूँ उसके बाद भी। प्रेप स्नैपशॉट को एज अ इमेज बेस्ड टूल की तरफ मत देखो। वो इमेजेस भी क्या होती है, इमेज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आती है, तो वो राइट। उसमें पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं वो स्नैपशॉट में। तो अगर इमेज हम्म। नहीं भी आएगी तो वो आपको एज अ नॉर्मल क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा वो टॉपिक, वहां की नॉलेज। तो 50 दिन में हम्म। हमको क्या क्या करना है, एक बार सिलेबस खत्म करना है, पीवाई को अच्छे सोल्व करना है, और स्नैपशॉट भी अच्छे से करना है। ये 3 चीजें हो जाएगी। फिर बाद में जो 40-45 दिन जो भी बचेंगे, उसमें हमको 2 बार सिलेबस रिवाइज करना है, 2 से 3 बार उस पीवाईक्यू को भी रिवाइज करना है, सारे 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 सॉल्यूशन को, और साथ में हम्म। हमको स्नैपशॉट को भी रिवाइज करना है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके हम्म। कितने रिवीजन हो गए, 3 बार आपने स्नैपशॉट किया, 3 बार आपने पीवाईक्यू हम्म। करा, 3 और 3 6, और तीन हम्म। बार आपके नोट्स हो गए, तो 9 बार। तो हम्म। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका 50% क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके आपने नो रिवीजन कर ली। आप नो रिवीजन कभी हम्म। भी नोट्स के नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो राइट। उस वे में आप टाइम कवर करके आप अपने रिवीजन के नंबर बढ़ा सकते हो। नोट्स का तो पॉसिबल ही नहीं कि आप 3 से 4 भी चले जाओ, बड़ी बात हो जाती है। पर आपके ऐसे करके वो नो रिवीजन तो ये, प्लस आपने जो वो छोटी कॉपी जो बनाई है एमसीक्यू, जिसमें आप रोज 10-10 15-15 टॉपिक के एमसीक्यू उसमें आप लिख रहे हो, सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट वे में लिख रहे हो, उसको आप डेली रिवाइज कर हम्म। रहे हो, और वीक में एक बार उसको हमेशा रिवाइज कर रहे हो। तो वीक में अगर एक बार आप हम्म। रिवाइज कर रहे हो, सोचो कितने हफ्ते हो आप, 3 महीने हैं, तो 12 हफ्ते हैं लगभग। तो आपने बारह हम्म। तेरह बार उस कॉपी को भी रिवाइज किया, तो टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम्म। जो ज्यादातर आपके कवर करें उसका 15 से 20 रिवीजन हो जाएंगे आपके, उस वे में।
राइट। ये मेनली है कि आप किस हिसाब से चीजों को स्ट्रेटजी किस हिसाब से बनाते हो। 150 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी 140 टू 149 में अटक रहे हैं वो ये छोटी छोटी चीजें करने से भागते हैं। स्नैपशॉट, अरे में राइट। किसी कोचिंग की पीडीएफ आ जाएगी, उस पीडीएफ को देखने लग जाएंगे। उस पीडीएफ में सारे में क्यों इतने घंटे के वीडियोस देखो, ज्यादा घंटे के वीडियोस नहीं यार, 50-60 घंटे के टोटल वीडियोस है। 50 दिन भी आप टारगेट करो तो 1 घंटा रोज देख लो। हाँ। और सोते टाइम ट्रू। देख लो, जब भी आपको नींद आ रही तब आप 1 घंटे का देख लो, और मॉर्निंग में उठ के एक बार उसको रिवाइज कर लो। 10 मिनट लगते रिवाइज करने में हम्म। उसको। तो ये छोटी हम्म। छोटी चीजें आपको दूर करती है कि आप 140 टू 149 में जो भी लोग अटकते हैं। स्नैपशॉट की तो मैं खुद बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपने स्नैपशॉट एक बार करा और 2-3 बार अगर उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, आपको कम से कम 25 से 30 नंबर स्नैपशॉट देके जाएगा। इतना ओके। कंटेंट है उसमें। ओके। हम्म। इस एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में मैं भी कुछ ऐड करूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक टाइम निकालना है एमसीक्यूज के लिए कि मैं इतनी देर बैठ के एमसीक्यूज करूंगा। मैं फ्रैंकली क्या करती थी कि मैं जब भी फ्रेश होती थी सुबह उठती ही, तो मेरा रहता था कि 15 से 20 क्वेश्चंस मैं करूंगी। जैसे ब्रश करते करते 5 क्वेश्चंस कर लिए, या फिर खाना खाते खाते 5 क्वेश्चंस कर लिए, कि जो आप डेली की रूटीन रख रहे हो ना, उसमें आप कैसे उस चीज को ऐड कर रहे हो। वो बोरिंग काम नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है उसमें कुछ भी, बस आपको उस चीज को अपनी जैसे फोटोजेनिक मेमोरी में डालना है कि कैसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। एंड सेकेंडली, ये मैंने प्रीति मैम से सुना था कि लास्ट लाइन अपनी पढ़ो, एमसीक्यू की सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, वो पूछ क्या रहे हैं आपसे। काफी टाइम बार तो ऐसा हो जाता है कि लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं पेपर, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। द रीजन बीइंग कि वो टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता है। तो डेली का प्रैक्टिस में ये चीज अगर लेके आएंगे ना, कि एक तो पहले लास्ट लाइन पढ़नी है, और एमसीक्यूज ऐसे टाइम पे करने हैं जब कुछ करने का मन नहीं है, सोते सोते नींद आ रही है, अच्छा ठीक है 5 क्वेश्चंस कर लिए, ज्यादा मत करो, 5 से 10 क्वेश्चंस तो एक पारी में कर लो। मतलब ये मैंने ऑनेस्टली किया है। और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और क्वेश्चंस के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि अगर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके बारे में बनाया था ऑलरेडी, तो उस चीज को यूटिलाइज करो, क्योंकि मुझे एफएमजी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की जरूरत नहीं है। मैंने अगर टाइम लेके वो चीजें बनाई है तो इट इज ऑल फॉर द जूनियर्स। तो आई रियली वांट के लोग उस चीज को, अब उनके लिए इजी हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे लिए तो कोई नहीं था ऐसे निकाल के रखना था कि नहीं तुम लोग इतना प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है इनको पढ़ के जाओ। बट अगर आपके पास ऑलरेडी चीजें पड़ी हुई हैं और आपके पास टाइम है अभी, तो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे जितना फोकस करोगे, मैंने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और वो अगर उसको मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ अब, कि कितना किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर अगर कोई चाहे तो देख सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर दीपक आपसे, कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं इन 3 महीनों में। आई थिंक सबसे बेस्ट तो ये कि आप जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक मॉक टेस्ट आप अभी दो, 300 का, हाँ। ताकि एक बेस पॉइंट आपको पता चल जाए, क्योंकि 20 दिन ऑलरेडी आपको एग्जाम दी हो गए। मेन ये है कि एनालिसिस जो करने का तरीका है मॉक टेस्ट का, मेरा थोड़ा सा बाकी लोगों से, टीचर से अलग होता है। कि भाई आप मॉक टेस्ट आपने दिया है 300 का, आप कुछ मत करो, आपको एनालिसिस करना है, आप कर रहे हो तो बेस्ट है। बट जो मेरी तरह आलसी हम्म। लोग हैं जिनको एनालिसिस नहीं करना, वो 300 क्वेश्चन में भी घुसना होता है, तो भाई कुछ मत अगर हम्म। कुछ भी नहीं कर रहे हो, सबसे बेस्ट आप इतना कर लो, 10-15 मिनट लगते हैं। किसी भी ऐप में जाओगे आप जहां मॉक दे रहे हो, तो उसमें नीचे एनालिसिस में लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए कितने गलत हुए। कुछ मत करो, एक और व्हाइट पेज कितने लो। में आप वीक उस को। हाँ, हम्म। और व्हाइट पेज लो, उस व्हाइट पेज पे आप 90 सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, 300 में से कितने हम्म। आए उस मॉक में वो लिखो, और सब्जेक्ट वाइज किस हम्म। सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए कितने गलत हुए, बस नंबर लिख लो उस एक पेपर पे, हम्म। ताकि आपको एक आइडिया लग हम्म। जाएगा। उसके बाद अभी हम्म। सितंबर में आप 2 टेस्ट दे लो, हर 15 दिन में, हर हम्म। 15 दिन में। उसका भी सेम वो हम्म। पेपर संभाल के रखो, फिर उसके अगले कॉलम में उस अगले टेस्ट का रिजल्ट लिखो, 300 में से कितने आए, सब्जेक्ट वाइज की सब्जेक्ट से कितना कितना स्कोर रहा, ताकि आपको कितना इंप्रूवमेंट हम्म। हो वो पता चलेगा। फिर अक्टूबर से हर हम्म। वीकली स्टार्ट कर दो टेस्ट देना। तो अक्टूबर ओके। नवंबर 4-4 टेस्ट, तो 4 और 4 8, और सितंबर के 2 और 1 अभी, मतलब लगभग आपके 10-11 हम्म। मॉक हो जाने चाहिए एग्जाम से पहले। हम्म। और उस 10-11 का हम्म। रिजल्ट उस एक पेपर पे होना चाहिए, ताकि अभी अगर जो आप अक्टूबर तक आप फर्स्ट रीडिंग खत्म कर रहे हो 50 दिन में, तो आपके 4-5 मॉक तब हम्म। तक हो जाएंगे, उस 4-5 मॉक का रिजल्ट हम्म। आपके उस पेपर पे होगा। तो उससे क्या है कि आप हम्म। रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छे से प्लान कर पाओगे, कि हाँ आपका कौन सा सब्जेक्ट हम्म। वीक चल रहा है। एक मॉक देने पे कभी भी नहीं पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि सब्जेक्ट में तुक्के ज्यादा लग गए। तो हमको ऐसा लगे राइट। है कि जो हमारा वीक सब्जेक्ट है वो हमको स्ट्रॉन्ग लगने लग जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक लगने लग जाएगा वहां जाके। अगर उसके हिसाब से हम हम्म। स्ट्रेटजी प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली फिर स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगी हमारी। तो आप 4-5 हम्म। मॉक के बेसिस पे जब आप एनालिसिस पेपर, वो पेपर फिर आप देखोगे
कि हाँ मेरे 120 से 125 हुए, 130 हुए, फिर आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ा उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बार पढ़ने पे उसमें मार्क में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम रिवीजन में उस पर बहुत ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें। हमको अच्छे को बहुत अच्छा करना है और मीडियम को अच्छा करना है, बुरे को अच्छा करने पे मत जाओ, उसको बस करके इग्नोर कर दो, पढ़ के छोड़ दो। छोड़ना मतलब कि उसको सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है, फोमो बट में मत रहो कि ये कर हाँ, सकता था और ये हुआ मतलब दो नहीं। चार पांच सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो नहीं पल्ले पड़ते हैं, कोई बात नहीं, तो वो चलेगा, हम्म वो उसमें कोई इतना वो नहीं, पर उन दो चार पांच सब्जेक्ट में वो पांच सब्जेक्ट नहीं आने चाहिए। पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी और फॉरेंसिक मेडिसिन, वो पांच तो आपके ऐसे होने चाहिए कि उसमें कोशिश करो कि 80 to 90% आप कवर करो, स्कोर करो। और आराम से हो सकता है, उन सब्जेक्ट में हो सकता है, कोई इतना उन सब्जेक्ट में कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं पूछी जाती जितना मेडिसिन और हम्म बाकी सब्जेक्ट में पूछी जाती। right। हम्म। तो फाइनली अभी तक जो कंक्लूजन निकला है कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए कोचिंग, अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो कोचिंग इज बेटर, और एमसीक्यूज एंड मॉक्स। यस। एमसीक्यू और मॉक तो सबके लिए बराबर है, जिन्होंने प्रिपेयर सबको ही कर देना है लिया वो है तो, वो भी, और या जो सबको ही करना है। हाँ। जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया उनके पास ज्यादा टाइम होगा एमसीक्यू सोल्व करने का, तो वो एमसीक्यू बढ़ा सकते हैं, हम्म वो 3 साल की हम्म जगह 5 साल के एमसीक्यू कर सकते हैं। बट फोकस हम्म पीवाईक्यू पे ही करो, कोई सेंस नहीं है कि नए हम्म एमसीक्यू सोल्व करने का, कोई इतना टाइम वेस्ट। हाँ, अगर आप फ्री हो, आपके आपका डेली डेली पीवाईक्यू का टारगेट पूरा हो गया है, तो फिर आपके हम्म पास अगर एक्स्ट्रा हम्म टाइम बच रहा है तो जाओ। ऐसा नहीं कि फिर आप हम्म एमसीक्यू सिर्फ टारगेट करने के चक्कर में, कि टीचर ने बोल दिया कि 100 एमसीक्यू रोज से करो, तो बस आपने एमसीक्यू पढ़ा, ऑप्शन देखा, क्लिक करा, और फिर हो हाँ। गया, मूव ऑन कर हम्म गया, वैसे सोल्व करना कोई सेंस ही नहीं है उस चीज का। हम्म। वही। और सेकेंडली कि जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए हैं उनके लिए यू टोल्ड के थोड़ा सा अपने नोट्स को या दो चार स्ट्रेटेजी को सब्जेक्ट थोड़ा को सा चेंज चेंज करो, करने जो की। मेन मेन सब्जेक्ट है, दो चार हम्म सब्जेक्ट को चेंज कर लो बस। तो आई बस थिंक उनके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि वो अभी मॉक दें और फिर उसमें एनालाइज करें, या फिर हाँ, 2 मॉक्स देके फिर खुद को एनालाइज करें कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक रह रहा है, क्योंकि एग्जाम में जाके तो पता नहीं चलता ना कि कौन सा एग्जाम वो वीक एक्चुअली जो वीक था मेरा। दे रहा होता है, जो प्रिपरेशन कर रहा होता है दो चार, उसको खुद को भी ये फील हो जाता है कि मेरा कौन सब्जेक्ट वीक चल रहा है, तो वो हम्म एक मॉक भी देगा तो उसको आइडिया लग जाता है, उसको ऑलरेडी पता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, बस वो है कि वो उसको हम्म इग्नोर करते हुए जा रहे हैं बार, हम्म बस वो चीज। ठीक है। और थर्डली यू सेड कि जिन लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर, उनको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, दे शुड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब आपके अटेम्प्ट लगे, तो आपने आपके अटेम्प्ट के बाद आपने कैसे वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। रिजल्ट के बाद आई फील मैंने तो दूसरे तीसरे दिन ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बैठ गई थी, हम्म। क्योंकि उस टाइम में मन ही नहीं करता ना कुछ करने का, आप कैसे करोगे क्या, प्लानिंग करी उस आपको टाइम पे, लगता है उस कि टाइम पे कैसे प्लानिंग करी कि अपन ने क्या गलतियां करी, उसको एनालिसिस कैसे करा कि मैंने ये गलतियां करी। मैंने एक्चुअली जो मेरे साथ वाले जब क्लियर कर गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सारे लोगों को नोट्स में हेल्प करी थी, कि मैं हम्म। चीजें ढूंढ ढूंढ के लेके आती थी कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स पे मैं एक्टिव रहती थी और हम्म। चीजें देखती रहती थी कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, ये सब चीजें मैं करती रहती थी, तो मैं कंपाइल करती थी उनको। अब मैंने कंपाइल करके शेयर तो कर दिया, बट मैंने उनको खुद कभी रिवाइज किया ही नहीं। तो मुझे वो हम्म। चीज फील हो गई थी कि जिन लोगों ने वो करके पास हुए हैं ना, वही चीज मुझे करनी पड़ेगी, हम्म। कि ऑल आई हैव टू डू इज रिविजन। तो मैंने सबसे पहले मॉक दिया था, और फिर मैंने मॉक देख के, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मेरा माइक्रो और फार्मा वाज लाइक, माइक्रो तो मेरा अभी भी बहुत ही बेकार है, बट वो चीजें मुझे पता लग गई थी कि इन चीजों में मेरा बहुत बुरा हाल है। तो और मेडिसिन का मैंने एक चीज देखा था कि इंटीग्रेटेड बहुत चीजें हो जाती है मेडिसिन में, आपको फिजियो से, पैथो से, फार्मा से बहुत सारी चीजें जो है वो इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो आई हम्म। थिंक मैंने यही सब चीजें देखी थी अपनी, कि मुझे कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और मैंने माइक्रो का सोच लिया था कि मैं माइक्रो के सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिविजन्स देखूंगी, और जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के जो यूट्यूब वीडियोस आते थे ना, मैंने वो देखे थे। मैंने माइक्रो के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया ही नहीं था, लास्ट के जो मतलब 3-4 मंथ्स का मेरे पास टाइम था। मुझे पता था कि मैं दिन में अगर 4 घंटे भी इसको दूंगी ना, मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ। उसके अलावा मेरा उसमें मतलब वो फ्रूटफुल नहीं लगता था मुझे। तो मैंने ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रख लिए थे एंड में कि ये मैं करूंगी ही नहीं, बट मैंने उसमें से सिर्फ माइक्रो छोड़ा था, मतलब छोड़ा भी नहीं बोलूंगी, एज आई टोल्ड यू कि मैंने किस तरह से उसको लेके किया अपने उसमें। और जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी, मेरा सबसे वीकेस्ट माइक्रो ही होता था, बट आई नेवर स्ट्रेस्ड अपॉन इट कि कोई बात नहीं यार, माइक्रो ही नहीं है ना,
उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर 25 क्वेश्चंस भी इसमें से पूछेंगे, अगर नहीं आते हैं, मान लो मतलब 25 भी नहीं आते, 175 क्वेश्चंस तो मैं बैक कर सकती हूँ ना। तो वो चीज थी मेरे दिमाग में। सेकेंडली, मैं ये एडवाइस करूंगी कि पढ़ना जरूरी है, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, एमसीक्यूज, मॉक, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट आपका मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना अभी। क्योंकि ये 3 महीने में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सबका अपना अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है आपके फेलियर को लेके। और सबसे ज्यादा अपने फेलियर को ना सिर्फ आप ही समझ सकते हो, आपको पता है आपकी गलतियां क्या थी। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, चाहे आप बाहर कितना दिखा लो कि 15 घंटे मैंने पढ़ा यार, हुआ नहीं मुझसे। आपको अपनी वीक पॉइंट्स पता होते हैं। तो पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, बट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ था ना, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी। मैं 2 टाइम वर्कआउट करती थी, मॉर्निंग में उठ के, और मॉर्निंग का वर्कआउट आई वुड से कि मैं योगा करती थी और मेडिटेशन करती थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा आप निकाल सकते हो अपने लिए। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा ना, तो भूल जाओ, फिर याद रखना तो चीजें होती ही नहीं है। फिर कैसे याद रखोगे आप पूरा दिन इसी स्ट्रेस में रहोगे यार कि मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे ना, सबकॉन्शियस को, तो चीजें करना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी हो जाएगा, बट यू विल हैव एन आइडिया एंड यू नो कि कौन सा पाथ फॉलो करना है। और पूरा दिन हम लोग बैठे रहते हैं, हमारे सर्कुलेशन भी बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो आई वुड से कि स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज, आप वॉक करो। वॉक करते करते आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो। कोई बुक पकड़ ली हाथ में और उसको रिवाइज कर लिया। बट आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर दीपक, आपको कुछ ऐड करना है लास्ट के कंक्लूड करके, कुछ अगर आप बोलना चाहें तो। आई थिंक आपने काफी अच्छे से चीजों को समराइज किया कि भाई पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बट साथ में अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चीज पे फोकस करो। और जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आई नो बहुत इजी होता है लोगों के लिए बोलना है कि अरे चलो ठीक है 3 महीने ही है, पढ़ लो, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। बट आपको देखना पड़ेगा कि जब तक आप खुद बैठोगे नहीं, जब तक आप सोचोगे नहीं, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद फोन को साइड में रखो, एक व्हाइट पेपर लो, और आप अपने आप से पूछो। आप आधा घंटा अपने पास रहो, फोन को दूर रखिए, कि आपने पिछले अटेम्प्ट्स में क्या गलतियां करी है, आप उसको नोट डाउन करो। क्योंकि आप किसी दूसरे इंसान को नहीं बताओगे, बट आपको खुद को तो पता है वो सारी गलतियां। आप उन सब चीजों को नोट डाउन करो, आप पेपर पेन लेके लिखो उसमें कि हाँ मैंने इस अटेम्प्ट में ये गलती करी थी, मैंने इस अटेम्प्ट में ये गलती। अगर आपका कहीं पे आधा घंटा 1 घंटा भी कहीं वेस्ट हो रहा था, तो आप उस चीज को भी नोट डाउन करो। ऐसी 10-15 चीजें आप नोट डाउन आराम से हो जाए। क्योंकि देखो कोई भी फेल होता है तो बहुत रेयर है कि बिना किसी गलती के फेल हुआ है। कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ तो टाइम कहीं तो गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चीजें हुई होगी, कोई रॉन्ग ज्यादा सिलेबस कर लिया होगा, ज्यादा ज्यादा चीजों के पीछे भागे होंगे, यूट्यूब वीडियोस के पीछे भागे होंगे, कोई चैंटिंग वीडियोस के पीछे भागे, कुछ ना कुछ चीजें होगी जिससे आपके रिवीजन कम हुए। अब उन सारी चीजों को लिख के जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे आप उसको चिपकाओ। आप दिन में कुछ कुछ भी रिवाइज करो या ना करो, आप उन गलतियों को एक बार दिन में उठ के रिवाइज जरूर करो, कि मैंने क्या गलतियां करी थी जो मैं अब वापस रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ उसमें से कुछ गलती। वो आप उस चीज को हम्म। ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली। और रही बात मोटिवेशन की, कभी मोटिवेशन पढ़ने के लिए, तो आई थिंक इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ होता नहीं है कि जब आपके घर वाले ही आपके लिए सब कुछ मोटिवेशन होते हैं। आप आपके पेरेंट्स को देखोगे, जब आप एफएमजी पास हो जाओगे, जब उनको खुश देखोगे, उनके जब चेहरे देखोगे, आई थिंक वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। उससे अच्छी फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई, अभी तक मैंने कोई फील करा है आज तक। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हम्म। ने आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए हो, नहीं करे हो, वो खुशियाँ या कोई और टाइप की खुशियाँ आपको मिल गई हो आपकी जवानी में, बट वो कुछ मैटर नहीं करती है उन सारी खुशियों के सामने। जो आपके पेरेंट्स आपकी आपके पेरेंट्स जब आप पे प्राउड फील करते हैं, उससे पेरेंट्स प्राउड फील नहीं करते यार। आई थिंक मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का वो मोमेंट था जब मैंने खुद पे प्राउड फील करा। उसके बाद मैंने इतना कुछ हम्म। अचीव करा, बट कभी मुझे खुद पे इतना कोई वो प्राउड नहीं होता। बट एफएमजी एग्जाम पास करने के बाद इंसान को आई नो। खुद पे प्राउड होता है कि हाँ यार मैंने आई कुछ नो। किया है, मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ किया है। ये तो मुझे वो लगता है एक सारे एफएमजीज का ये सारे है। एफएमजीज का होता है, क्योंकि वो आपने इतना स्ट्रगल करा, आपने इतना सोचा है उस एग्जाम के बारे में। तो मेन वही है। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस रहिए, कितना आप चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। सोशल मीडिया को अवॉइड करिए। जो चीजें गलतियां आप करते हम्म। हुए आ रहे हैं उन गलतियों को मत रिपीट करो, बस मेन वो है। कुछ नई गलतियां कर लोगे चलेगा, बट जो पुरानी एटलीस्ट उनको मत रिपीट करो। और बाकी फोकस रहो चीजों को, और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, चीजें लेके चलोगे, आई थिंक इतना टफ एग्जाम नहीं है। लोग कुछ वे में थोड़ा 1 महीना अच्छे से फोकस रहते हैं, फिर बीच में भटक जाते हैं। प्लीज अच्छे से फोकस रहो।
कुछ भी और आपके इश्यूज Right. होते हैं, कुछ आपको हेल्प चाहिए, आप कभी भी हमको टेलीग्राम पे हमको मुझे मैसेज कर सकते हो, तनुजा को मैसेज कर सकते हो, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आजकल हम लोग ऑनलाइन लाइब्रेरी भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप घर से पढ़ रहे हो तो आप हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम लोग भी पढ़ रहे हैं फिजिकली। तो उससे एटलीस्ट ये है कि आपको चीजें ये रहे कि हाँ आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, आप अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। तो आप मेन सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन मोबाइल होता है, तो आप उसी मोबाइल से गूगल मीट ज्वाइन करो, जो हम लोग ऑनलाइन लाइब्रेरी चालू कर रहे हैं। तो आप उस गूगल मीट से मोबाइल साइड में रख के ज्वाइन करके रख दो, ताकि एटलीस्ट आपका मोबाइल बिजी रहेगा, तो आप इंस्टा ओपन नहीं करोगे, आप फेसबुक ओपन नहीं करोगे, आप बाकी चीजें ओपन नहीं करोगे। तो उस समय आप वो चीजें देख सकते हो। उन सब की लिंक्स आपको तनुजा जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी, तनुजा के ग्रुप की भी और मेरे ग्रुप की भी। तो बस यही है, साथ में तनुजा के पेज को भी फॉलो करिए और हमारे पेज को भी फॉलो करिए, और साथ में तनुजा के इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बस थैंक यू सो मच तनुजा। Thank you, Dr. Deepak, for joining.